नात्सीवाद और हिटलर का उदय, ये अध्याय हम पढ़ चुके हैं और आज ये आपके सामने कंक्लूडिंग जो लास्ट चैप्टर है, कंक्लूडिंग चैप्टर वो लेकर आया हूँ मैं। अभी तक हमने क्या पढ़ चुके हैं पहले हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था नात्सीवाद और हिटलर का उदय के अंतर्गत पार्ट 1 में आरंभिक परिचय, और आरंभिक परिचय जिसमें हमने हेलमुट के पिता के बारे में जाना था और हेलमुट के बारे में समझा था। इसके बाद हम अगले अध्याय में देखे थे कि वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे होता है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, राजा केसर विलियम द्वितीय देश छोड़कर भाग जाता है और वहाँ पर जो लोकतंत्रवादी लोग थे, जो संवैधानिक व्यवस्थाओं में भरोसा रखते थे, उन लोगों ने फ्रेडरिक के नेतृत्व में वाइमर गणराज्य की स्थापना की थी और इसी वाइमर गणराज्य ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और चूंकि वाइमर गणराज्य ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे तो इसलिए वो लोग जो सत्ता में आने के सपने देख रहे थे, उन्होंने वाइमर गणराज्य को नवंबर का अपराधी घोषित किया, उनको ताने मारे और इसी वाइमर गणराज्य के कारण जन्म हुआ हिटलर का। हिटलर के उदय के बारे में हमने देखा था कि एक बहुत ही सामान्य परिवार का व्यक्ति था। भाषण देने की कला ज़बरदस्त नहीं थी, लेकिन उस समय जो जर्मनी की आर्थिक स्थिति थी, जो सामाजिक स्थिति थी, जर्मनी निराशा के गर्त में डूबा हुआ था, अवसाद से घिरा हुआ था। ऐसी स्थिति में जब हिटलर ने आके बोला कि मैं आपको बचाऊंगा, मैं आपके लिए वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा, मैं आपके अपमान का बदला लूँगा, तो लोगों में हिटलर के अंदर संभावनाएं नज़र आईं। और वो हिटलर जिसको शुरुआती दौर में लोगों ने इग्नोर किया था, नाज़ी पार्टी को मात्र 2% वोट दिए थे, बाद में हिटलर को 37% वोट देकर चांसलर बना दिया। ये हमने देखा। इसके बाद हमने देखा था कि जब एक बार हिटलर वहाँ पर शीट अप हो गया, हिटलर जर्मनी का बॉस बन गया, तो उसने अपने आसपास के पड़ोसी देशों में भी अपनी विचारधारा को फैलाया। हिटलर को जर्मनी के जो नार्डिक आर्यन जर्मन नस्लवादी लोग थे, उनका काफ़ी समर्थन मिला। और उन नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था, ये हमने चौथे वीडियो में देखा था। उनका दृष्टिकोण ये था कि पूरी दुनिया जो है जर्मनी में हो जाए, हर आदमी नार्डिक आर्यन जर्मन हो, इसके अलावा बाकी लोगों को इस धरती पर रहने का अधिकार है ही नहीं। इसके बाद हमने देखा था नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति क्या है, कि किस तरह से नाज़ियों ने एक प्लान किया हुआ था कि बच्चे से लेकर के युवा होते तक, 18 वर्ष की उम्र तक, 6 वर्ष की उम्र से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक किस तरह से बच्चों के दिमाग में, किशोरों के दिमाग में, युवाओं के दिमाग में नाज़ी जो सोच है उसको भर दिया जाए, हिटलर की जो विचारधारा है वो भर दिया जाए। और माताओं के बारे में हमने देखा कि अच्छी माता और बुरी माता में किस तरह से हिटलर ने, नाज़ियों ने डिवाइड कर दिया था। ये भी हमने 5वें वीडियो में देखा था। आज इस कंक्लूडिंग वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध, कि आखिर आम जनता क्या सोचती थी जब नाज़ियों का बोलबाला वहाँ पर था। हेलो स्टूडेंट्स, ई क्लासेस बाय मनीष सर। जी हाँ, यही चैनल है जिसको आप लोग देख रहे हैं। और इसके पहले जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पिछले 5 वीडियोज़ में हमने जर्मनी, हिटलर, तानाशाही और लोकतांत्रिक व्यवस्था को काफ़ी अच्छे से समझ लिया। काफ़ी चीज़ें निकल कर आई इसमें और उन चीज़ों को आप समझ चुके होंगे। फिर भी यदि किसी तरह की कोई संशय, कोई कठिनाई रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अच्छा, एक बात ज़रूर कहूँगा मैं, क्या होता है जनरली मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, सामान्यतः नहीं बोलता मैं, लेकिन आज थोड़ी सी आप लोगों से गुजारिश करूंगा, यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं, यदि आपको लगता है कि ई क्लासेस बाय मनीष सर के कंटेंट अच्छे हैं, तो लाइक किया कीजिए। होता क्या है, जब लाइक्स अच्छे मिलते हैं, थोड़ा शेयरिंग वेयरिंग हो जाती है चैनल्स की, वीडियोस की, तो एक मोटिवेशन मिलता है कुछ और अच्छा करने के लिए। नहीं तो सामान्य तो सब कुछ चल ही रहा है, आप देख रहे हैं, हम वीडियोस तैयार कर रहे हैं, कंटेंट आपके सामने आ रहा है, पसंद आया तो देख लिया, नहीं आया तो नहीं देखा। तो लाइक ज़रूर कीजिए यदि पसंद आता है तो, और आपको लगता है कि और भी स्टूडेंट्स को, और भी लोगों को शेयर करना चाहिए तो करिए, इसमें संकोच नहीं होना चाहिए। यदि आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो दूसरों को भी बताइए, और यदि ख़राब लगता है तो उसमें डिसलाइक का बटन भी दिया हुआ है, डिसलाइक कीजिए, नो प्रॉब्लम, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो यही मेरा मतलब है कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो एक मोटिवेशन मिलता है कुछ अच्छे से बहुत अच्छे की तरफ जाने के लिए। तो ठीक है, आप लोग ई क्लासेस बाय मनीष सर का ये जो वीडियो है, जिसमें हम नाज़ीवाद और हिटलर का उदय पढ़ रहे हैं, ये कंक्लूडिंग वीडियो पर पहुंच चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि जर्मनी में इतना सारा सब कुछ हो रहा था, तो आखिर वहाँ की आम जनता
जैसे हेलमुट के फादर्स हैं और भी लोग हैं, ये तो हिटलर से जुड़ गए थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हिटलर की इस विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते थे, वो इनका विरोध करते थे। और विरोधियों के साथ में हिटलर क्या व्यवहार करता था ये आप जानते ही हैं। तो डेफिनेटली वहाँ की जनता में दहशत रही होगी कि यदि हम विरोध करते हैं तो हमको संक्रमण मुक्ति क्षेत्र में ना पहुँचा दिया जाए, कहीं हमको यूथेनेजिया ना कर दिया जाए, कहीं हमको अंतिम समाधान के लिए ना भेज दिया जाए। इस भय से बहुत सारे लोग कुछ बोलते ही नहीं थे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आम जनता क्या सोचती थी, और ये जो होलोकॉस्ट है, होलोकॉस्ट मतलब यहूदियों का नरसंहार, इस घटना को होलोकॉस्ट, जिसे हिंदी में महाध्वंस बोलते हैं, इसके नाम से परिभाषित किया गया है। होलोकॉस्ट से पूरी दुनिया को क्या संदेश गया, इसको भी आज हम इस कंक्लूडिंग वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम आरंभ करते हैं, और आप लोगों के सामने मैं एज यूजुअल मनीष शंकर तिवारी। चलिए आम जनता की बात कर लेते हैं अपन कि नात्सीवाद जब जर्मनी में चल रहा था तो आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही उस नात्सीवाद को लेकर। तो आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जर्मनी में जो नात्सियों के शब्द आडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। कैसे हो गए? नात्सी लोग जब बोलते कि आप सभी शुद्ध जर्मन रक्त हो, बाकी सारे अवांछित हैं, ये सब आपकी नफ़रत के लिए बने हैं, ये धरती आपके लिए रहने के लिए बनी है, तो जो पीड़ित और शोषित और अवसाद में ग्रस्त जर्मन लोग थे वो इनकी धुआंधार प्रचार में, प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए। ये जो है, जितने लोग इनके भाषण सुनते ये इनके मुरीद हो जाया करते। वे दुनिया को नात्सी नज़रों से ही देखने लगे। मतलब जो भाषण सुनने वाले लोग थे वो सारी दुनिया को उसी तरह देखने लगे जिस तरह से नात्सी नेता और हिटलर दिखाना चाहता था। मतलब इनके सबके चश्मे बदल गए, सारे चश्मे जो है नात्सीवादी नंबर चढ़ गए इन पर, और अपनी भावनाओं को ये नात्सी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। नात्सियों ने कुछ कोड वर्ड्स डेवलप किए थे जो पिछले वीडियो में हमने देखे। उन कोड वर्ड्स में ये आपस में बात करते कि यार चलो अंतिम समाधान कर देते, चलो उनको बाथरूम में भेज देते, चलो उनको संक्रमण मुक्ति क्षेत्र भेज देते। इस तरह की चीज़ें वो अपनी बातचीत में सामान्यतः करने लगे। आप लोग भी जनरली कोड वर्ड्स में काफ़ी कुछ बातें करते होंगे। चलिए ठीक है, किसी यहूदी से यदि धोखे से उनका सामना हो भी जाए, जर्मनी था, यहूदी रहते थे वहाँ पर, तो यदि नात्सी विचारधारा का समर्थक कोई जर्मन है और अचानक कोई यहूदी उनके सामने आ जाए, तो नात्सी चश्मे को पहना हुआ वह जर्मन नागरिक यहूदी के प्रति भीतर अपने गहरी नफ़रत और गुस्से को पहले से ही भरा हुआ रहता था, और जैसे यहूदी सामने आता वह उसको प्रकट कर देता। उसके अंदर गहरी नफ़रत और गुस्से का एहसास होने लगता, कुछ इस तरह से जैसा कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है। अच्छा, उन्होंने ना केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए, मतलब यहूदियों के जो घर थे घेटो बस्ती में जो रहते थे उनके सामने डेविड का पीला सितारा जो है ये लोग उन्होंने निशान लगा दिए, साइन सिग्नल लगा दिया कि ये यहूदी का घर है। इसके अलावा भी जिन पड़ोसियों के ऊपर जर्मन्स को शक होता, उनकी सूचना वो पुलिस को दे देते और ये बोलते कि ये सस्पेक्टेड है, इसको गिरफ्तार कर लो। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके मन में जो जर्मन था, जो नात्सीवाद विचारधारा से प्रभावित हो गया था, उनके मन में ये पूरा भरोसा जाग गया था, पूरा विश्वास हो गया था कि अगर देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकता है तो वो केवल और केवल नात्सीवाद ही है। इसके अलावा कोई ऐसी विचारधारा नहीं है जो देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाए, विकास के पथ पर ले जाए, और यही नात्सी विचारधारा से सबका कल्याण होगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। ये बात उन जर्मन्स के अंदर भर गई जो नात्सियों का और हिटलर का समर्थन करते थे। लेकिन आपको बता दें कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के आरंभ में बताया कि सारे जर्मनी जो थे, जर्मनी का हर व्यक्ति जो है, सारे जर्मन से जो है वह नात्सीवादी नहीं थे। बहुत सारे लोगों ने पुलिस का दमन और आशंका के बावजूद नात्सीवादियों का ज़बरदस्त विरोध किया। उन्होंने हिटलर का भी विरोध किया, उन्होंने नाजीवादी विचारधारा का भी विरोध किया, और जो इस तरह से जो संक्रमण मुक्ति क्षेत्र चलाते थे, ये सारी चीज़ें करते थे, इसका भी विरोध करते थे। ये वो लोग विरोध करते थे जो नात्सीवाद विचारधारा के सीधे राजनीतिक विरोधी थे, या जिनको रूस और अमेरिका जैसी शक्तियों से सहायता मिल रही थी। लेकिन जर्मनी का जो आबादी थी, जर्मन आबादी थी, उस आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम को, चाहे वो विरोध प्रदर्शन हो, चाहे उनका
दमनकारी व्यवहार हो नाज़ियों का, सभी चीज़ों को मूक दर्शक और उदासीन बनकर एक गवाह के रूप में, एक साक्षी भाव से देख रहे थे। वो सिर्फ देख रहे थे कि हाँ, ये नाज़ियों ने अत्याचार किए हैं और ये कुछ लोगों ने उनका विरोध कर दिया है। लोग कोई भी विरोधी कदम उठाने के लिए, अपना मत प्रकट करने या मतभेद जताने के लिए या नाज़ीवाद का विरोध करने से डरते थे। अच्छा, डर का कारण भी था, आपको बताया मैंने। क्योंकि हिटलर और नाज़ीवादियों ने इतनी ज़बरदस्त तरीके से कत्लेआम मचाया हुआ था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए मौन रहना बेहतर समझते थे। वे अपने दिल की बात किसी से नहीं कहते थे। दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल दिया करते थे। यही उनके लिए बेहतर विकल्प था। उन्हें लगता था कि इन पचड़ों में कौन पड़े यार, ज़बरदस्ती अभी विरोध करोगे तो हिटलर के सिपाही हमें जेल में डाल देंगे और कौन निपटा दें। उससे अच्छा है भाड़ में जाए ये सब चीज़ें। इस तरह की सोच आम जर्मन आबादी की थी। लेकिन वहाँ पर एक पादरी निम्योलर थे जिन्होंने नाज़ियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने देखा कि नाज़ी साम्राज्य में जिस तरह से लोगों के ऊपर संगठित रूप से अपराध किए जा रहे हैं, जुल्म किए जा रहे हैं, बहुत निर्ममता से उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध भी नहीं कर पा रही है। अच्छा, विरोध करना तो छोड़ दो, बल्कि जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। लेकिन इस खामोशी को तोड़ती है पादरी निम्योलर की कलम। उन्होंने ये जो दहशतनाक कार्यशैली है, ये कुकृत्य है, इनको निशाना बनाते हुए एक बहुत ही मर्मस्पर्शी ढंग से एक छोटी सी कविता लिखी है। इस कविता को आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। देखिए, पहले वे मतलब नाज़ीवादी जो जुल्म करते थे, पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए, लेकिन मैं तो कम्युनिस्ट था ही नहीं, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। चलो ठीक है, जो कम्युनिस्ट है उनको मारो कूटो, मुझे क्या लेना देना। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते हुए आए, तब भी मैं चुप रहा, क्योंकि मैं तो सोशल डेमोक्रेट्स था ही नहीं ना। चलो भैया, कम्युनिस्टों को पीट लिया आपने, सोशल डेमोक्रेट्स को पीट लिया आपने, मैं तो ना कम्युनिस्ट था ना सोशल डेमोक्रेट, इसलिए मैं फिर भी चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते हुए आए, पर मैं तो ट्रेड यूनियन में था ही नहीं, इसलिए मैं फिर बच गया। और अब वे यहूदियों को ढूंढने आए, तो मैं तो यहूदी भी नहीं था, इसलिए मैंने फिर कुछ नहीं कहा। तो इस तरह से एक एक करके उन्होंने सबको निपटा दिया। लेकिन अंत में जब वह मेरे लिए आए और मैंने अपने आसपास देखा, तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। मतलब इस कविता से ये निकलता है कि लोगों ने वहाँ पर एक दूसरे का साथ नहीं दिया। यदि यहूदी मर रहे थे तो यहूदियों का साथ कम्युनिस्ट ने नहीं दिया, कम्युनिस्ट मर रहे थे तो सोशल डेमोक्रेट्स ने नहीं दिया। मतलब यदि संगठित हो जाते सारे लोग तो नाज़ीवादी इस तरह से व्यवहार नहीं कर पाते। नाज़ी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, इस कविता में फादर निम्योलर ने स्पष्ट कह दिया है कि देखिए, अलग अलग लोगों को वे नाज़ीवादी मारने आते थे और दूसरे लोग साक्षी भाव से देखते, चलो ये यहूदी पिटा, ये कम्युनिस्ट पिटा, ये सोशल डेमोक्रेट्स पिटा, ये ट्रेड यूनियन वाला पिटा। अब अंत में मैं अकेला बच गया, और जब मुझे वो लोग मेरे लिए आए तब मैंने आसपास देखा, मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। ये स्थिति थी। अब ये सारी बातें दुनिया को कैसे पता चली? तो ये जो संक्रमण मुक्ति क्षेत्र थे, गैस कंसंट्रेशन कैंप थे, वहाँ से जो यहूदी बच के आए थे उन्होंने अपनी डायरियाँ लिखी थी। इन्हीं में से एक थी शार्लेट, जो अपने अनुभवों को शेयर करती हैं। चलिए हम उसे देख लेते हैं। नाज़ी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, ये हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है। वह क्या महसूस करते होंगे जिनको घेर कर मारा जा रहा हो, जिनका कत्लेआम किया जा रहा हो, वे यहूदी आखिर क्या महसूस कर सकते थे उस समय? उनको तो अपनी जान बचाने की पड़ी रही होगी ना। यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। लेकिन इसके बावजूद भी शार्लेट बेराट नाम की एक महिला थी। इसने अपनी डायरी में उन लोगों के सपनों को चोरी छुपे दर्ज किया। उनने डायरी में लिखा कि यहूदी क्या सोचते थे, उनके दिमाग में क्या चलता था, और उसी डायरी के जो पन्ने थे उनको इकट्ठा करके एक बुक का फॉर्मेट दिया, और उस बुक ने दिमाग को झकझोर दिया जिन लोगों ने भी पढ़ा। इस किताब का नाम था थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। इसमें शार्लेट बेराट ने यहूदियों के सपनों के बारे में लिखा कि वे क्या सोचते थे। शार्लेट ने इस किताब में बताया कि एक टाइम आया, एक ऐसा समय आया
उसके बाद यहूदियों को अपने ऊपर से भरोसा ही ख़त्म हो गया। क्योंकि नाज़ियों द्वारा ये बताया जा रहा था कि यहूदी ऐसे होते हैं, यहूदी वैसे होते हैं, तो जो खबरें फैलाई जा रही थी यहूदियों को भी ऐसा लगने लगा कि हम भी शायद ऐसे ही हैं जैसा हमारे बारे में बताया जा रहा है। उन रूढ़ छवियों पर उनको यकीन होने लगा कि हम गंदे हैं, हम खराब हैं। ये अंदर से उनका एक तरह से आत्मविश्वास डोल गया उनका। ये स्थितियां यहूदियों की हो गई थी। उनको सपनों में अपनी आगे की मुड़ी हुई नाक, बाल और काली आंखें, यहूदियों जैसी शक्ल सूरत, चाल ढाल ये दिखने लगी थी। उनको ये लगने लगा था कि नाज़ी जो कह रहे हैं वैसे ही शायद हम हैं। नाज़ियों के प्रेस में यहूदियों की जो छपती थी तस्वीरें, वे तस्वीरें यहूदियों का पीछा करती, सपनों में वे चीज़ें डराती। बहुत सारे यहूदी ऐसे भी थे जिनको गैस चैम्बर में ले जाया जाता मालगाड़ियों में भरकर, तो वहीं पर दम तोड़ देते, गैस चैम्बर तक पहुंच ही नहीं पाते और अपना दम तोड़ देते। कहते हैं ना कि जब एक झूठ को बार बार बोला जाए तो वह सच जैसा लगने लगता है। यहूदियों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब नाज़ी जर्मनी के नाजीवादी लोगों ने बोलने लगा कि तुम पागल हो, तुम सनकी हो, तुम मूर्ख हो, तो यहूदियों को लगने लगा कि हाँ, हम शायद ऐसे ही हैं। पूरी छवि उनके अंदर ऐसी बिठा दी गई कि यहूदी खराब होते हैं, और यहूदियों को खुद भी लगने लगा कि हाँ, शायद वो खराब होते हैं। अब हम इसी वीडियो में बिल्कुल कंक्लूडिंग चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं कि आखिर महाध्वंस के बारे में क्या राय बनी, महाध्वंस क्या था। चलिए हम उसे समझते हैं। महाध्वंस के बारे में जानकारी। महाध्वंस मतलब हॉलोकॉस्ट, यहूदियों का नरसंहार। नाज़ी तौर तरीकों की जो जानकारी थी वह नाज़ी शासन के आखिरी सालों में रिस रिस कर जर्मनी से बाहर आने लगी थी। मतलब नाजीवादी लोग जर्मनी में किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वो लोग यहूदियों को कैसे मार रहे हैं, इसकी जानकारियां अब जर्मनी की सीमाओं को तोड़कर धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगी। लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका अंदाज़ा तो तब लगता जब युद्ध खत्म हुआ। जर्मनी जब हारने लगा तब ही ये पता लग पाया कि जर्मनी ने कितना बर्बर आतंक वहाँ पर मचाया हुआ था। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाज़ी कत्लेआम में झेली थी। और इन्हीं कत्लेआम को महाध्वंस या होलोकॉस्ट कहा जाता है। हिटलर और नाजीवादी सेना जो है यहूदियों पर और अन्य 52 तरह के लोगों पर जो प्रजातीय भेदभाव का आरोप लगाकर जिस तरह से जुल्म कर रही थी, बर्बरता बरत रही थी, लाखों लोगों का कत्लेआम सामूहिक रूप से कर रही थी, अब ये जानकारियां धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगी। और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जर्मनी पराजित हो गया, तब पूरी दुनिया को ये पता लग जाने वाला था कि जर्मनी ने कितना बर्बर व्यवहार किया है, कितना अमानवीय व्यवहार किया है। यहूदी भी ये चाहते थे कि भले थोड़ी सी मोहलत हमें ज़िंदगी दे दे, लेकिन सारी दुनिया को एक बार चिल्ला चिल्ला के बता दूं कि इस हिटलर ने, इस तानाशाह ने, इन नाजीवादियों ने हम पर क्या अत्याचार किए हैं। और ये चीज़ें निकल कर सामने आई। यहूदियों के सामूहिक कत्लेआम को ही महाध्वंस या होलोकॉस्ट कहा गया है। एग्जाम में आ सकता है कि होलोकॉस्ट या महाध्वंस क्या था, तो लिखिएगा आप लोग कि यहूदियों और अन्य लोगों का जो नाजियों ने कत्लेआम सामूहिक रूप से किया था, इसी को महाध्वंस या होलोकॉस्ट कहते हैं। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में, मतलब घेटो बस्ती में रहने वाला एक आदमी था जो अपने दोस्त से कहता है कि वह युद्ध के बाद केवल आधा घंटा और जीना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह दुनिया को बताना चाहता है कि नाज़ी जर्मनी में क्या क्या हो रहा है। जो हुआ उसके लिए वो ये बोलना चाहता है कि मेरे दोस्त, ज़िंदगी थोड़ी सी मोहलत अगर मेरे को दे देती है तो मैं इस दुनिया को ज़रूर बताऊंगा कि नाजियों ने, इन हिटलर के बंदों ने, इन हिटलर के लड़कों ने, इन हिटलर के सिपाहियों ने हम पर क्या जुल्म ढाए हैं। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने के लिए जो भी दस्तावेज देना चाहते, और इसके लिए उन्होंने काफ़ी डायरीज़ लिखी, काफ़ी पन्ने लेके सारी चीज़ें की। इस महाध्वंस की जानकारी वे पूरी दुनिया को देना चाहते थे। जो कुछ भी हुआ उसकी गवाही देने के लिए, और जो भी दस्तावेज आए उन दस्तावेजों को बचाए रखने की अदम्य चाह नारकी जीवन जीते हुए भी लोगों के मन में भरी हुई थी कि किसी भी तरह से हमको मौका बस मिल जाए ताकि हम बता सके कि हमारे ऊपर क्या जुल्म हुआ है। उनमें से बहुतों ने डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी, दस्तावेजों के संग्रह बनाए, सब कुछ किया। तो ये लोग जो यहूदी थे, नाज़ियों द्वारा सताए गए थे, वो तो ये कर रहे थे। दूसरी तरफ
जो युद्ध में पराजित होते हुए नाजी, जब उनको ये लगने लगा कि अब तो हमारी हार कन्फर्म है, सारे के सारे लोग अपने दफ्तरों में, ऑफिस में भागे, दौड़े, पहुंचे और पेट्रोल से लेकर के उन दस्तावेजों पर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया और अपने जो कुकर्म थे उन कुकर्मों को जलाना उन्होंने शुरू कर दिया। और इस तरह से एक तरफ यहूदी अपनी दास्तान पूरी दुनिया को बताना चाहते थे, तो दूसरी तरफ नाजीवादी अपनी दास्तानों को छुपाना चाहते थे। ये द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के लगभग उसी समय की स्थिति थी। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में इस होलोकॉस्ट के बारे में, इस महाध्वंस के बारे में स्मृति लेख लिखे गए, कुछ लोगों की डायरीज के पन्ने आए, दस्तावेज लिखे गए, कहानियाँ लिखी गई, किताबें लिखी गई, बहुत सारी चीज़ें सामने आई। ये इसलिए किया गया था ताकि लोगों को ये पता चल सके कि होलोकॉस्ट क्या होता है और इस तरह की सोच से क्या नुकसान और क्या फ़ायदा हो सकता है। ये स्मृतियाँ आज भी जिंदा हैं। होलोकॉस्ट मेमोरियल डे आज भी मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें क्यों सहेज कर रखी गई हैं? ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि हैं जिन्होंने उन स्याह दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए ये मिसाल है कि कितने भी कठिन दिन हों, कितने भी ख़राब चीज़ें हों, भले ही पूरा देश, पूरी दुनिया हमारे विपरीत हो, लेकिन अगर हमको लगता है कि ये चीज़ खराब है तो खराब बोला जाए। ये उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि है कि मिट गए लेकिन विरोध किया गलत का। यह उन लोगों के लिए भी शर्मनाक यादगार है जिन्होंने जुल्म ढाए। जुल्म ढाने वाले आज अगर उस चीज़ को याद करेंगे तो उनके लिए अब शर्म की बात होना चाहिए। और उन लोगों के लिए चेतावनी है जो ये सारी चीज़ों को चुपचाप खामोशी से देखते रहे और कुछ भी ना बोले। होलोकॉस्ट हर व्यक्ति के अंदर जीवित रहना चाहिए ताकि ये तीनों तरह के लोगों के लिए संदेश मिलता रहे। गांधी जी ने भी हिटलर को काफ़ी कुछ लिखा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बताया, डेफिनेटली उन्होंने बोला होगा कि हिटलर भाई साहब इस तरह की हरकतें मत कीजिए, युद्ध रोक दीजिए। काफ़ी उन्होंने पत्र लिखे हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा नाजीवाद और हिटलर का उदय। आज यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों ने सारे कंटेंट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, जान लिया होगा। यदि कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स है, उसमें आप लिखिए। हाँ, अगला वीडियो इसी का आएगा, प्रश्नोत्तर को लेकर के, जो क्रियाकलाप हैं उनको लेकर के, उनको देखना बिल्कुल ना भूलिए। और पुनः कहूँगा, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। जय हिंद।